डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम कॉम्पैक्शन कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम कंसोलिडेशन करेंगे और इन दोनों के एमसीक्यूज हम साथ में कवर करेंगे ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे आपको। यहाँ पर कॉम्पैक्शन के डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा हम डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों का। ये डायग्राम है वो बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों प्रोसेस को। बेसिकली होता क्या है, कॉम्पैक्शन में एयर प्रेजेंट है, वाटर है और सॉलिड्स है। तो लोड लगाएंगे, लोड मोस्टली डायनेमिक लोडिंग होगी। डायनेमिक लोडिंग यानी टाइम के साथ साथ लोडिंग में चेंज हो रहा है। जैसे आप लोड लगा रहे हो, हटा रहे हो, फिर लगा रहे हो, टेम्पर से कर रहे हो, रोलर से कर रहे हो, तो इसमें डायनेमिक लोडिंग होगी। जो एयर वॉइड्स हैं उनका वॉल्यूम में रिडक्शन होगा। एयर बाहर निकल गई है, वो वॉइड्स खत्म हो गए हैं, वहां पर अब सॉलिड्स आ गए हैं, टोटल वॉल्यूम है उसमें रिडक्शन होगा। बट ये रिडक्शन इसलिए होगा क्योंकि ये एयर वाला जो वॉल्यूम है VA उसमें रिडक्शन हो रहा है। तो वहीं पर कंसोलिडेशन का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी सोइल होती है सैचुरेटेड, यानी यहाँ पर सॉलिड्स है और ये वाटर प्रेजेंट है, कोई भी एयर यहाँ पर नहीं है। अब इसमें आप लोडिंग लगाओगे, लोडिंग है वो स्टैटिक लोडिंग होगी। लोड लगा दिया आपने और वो एज इट इज है, लगा हुआ कंटिन्यूसली, टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है उसमें। स्टैटिक लोडिंग में धीरे धीरे लोडिंग के कारण पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा और पोर वाटर है वो एस्केप करेगा, इसको बोलेंगे कंसोलिडेशन। तो इसमें वॉल्यूम में ये रिडक्शन हो रहा है और ये किसके कारण हो रहा है, VW में रिडक्शन के कारण हो रहा है। दोनों में ही वॉल्यूम में रिडक्शन हो रहा है, दोनों में ही वर्ड्स खत्म हो रहे हैं। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है कि टोटल वॉल्यूम कम हो गया है। तो यहाँ पर एक तो ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि कहीं पर हमें कॉम्पैक्शन करना है, तो एक टर्म है रोडी, आपने काफी बार सुनी होगी। ड्राई मास डेंसिटी फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इसको डिटेल में। ये क्या होता है, MS अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो किसी भी सॉइल में मैक्सिमम ड्राई मास डेंसिटी हम क्या अचीव कर सकते हैं, ये हमें चाहिए। और वाटर कंटेंट को वेरी करने के साथ साथ रोडी हमें जो मिल रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्या होता है मोस्टली सॉइल्स में, जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं वो एज ए लुब्रिकेट एक्ट करता है। लुब्रिकेंट एक्ट करता है तो इनिशियली सॉइल के पार्टिकल्स जब हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो एडजस्ट तो होते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं सॉलिड पार्टिकल्स। तो इनिशियली वो स्टिफ थे, उनमें मूवमेंट उतनी इजीली नहीं हो रही थी। अगर हम थोड़ा भी उसमें वाटर ऐड करेंगे तो वाटर एज ए लुब्रिकेंट एक्ट करेगा और पार्टिकल्स का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लाइडिंग इजी हो जाएगा और इजीली कॉम्पैक्ट होंगे। वाटर कंटेंट को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे हमारा रोड इनिशियली बढ़ेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कि जिसके बाद फर्दर अगर हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते हैं तो हमारा रोड ही घटने लग जाता है। और ऐसा जिस पॉइंट पे हो रहा है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, OM, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, OMC। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्या हुआ, एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम मिल गई हमें ड्राई मास डेंसिटी, उसके बाद क्या होता है, अब वाटर के पार्टिकल्स हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं जहां पे सॉलिड्स है। तो सॉलिड्स से वहां पे अगर वाटर आएगा तो हमारी ड्राई मास डेंसिटी तो ऑब्वियसली घटेगी ही, क्योंकि सेम वॉल्यूम में अब MS है वो कम हो जाएगा पहले के कंपेरेटिवली। तो दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी होती हैं कि ड्राई मास डेंसिटी मैक्सिमम क्या अचीव कर सकते हैं और कि क्या हम वाटर कंटेंट रखें कि हमें ड्राई मास डेंसिटी मैक्सिमम मिले। तो इनके लिए हम टेस्ट करते हैं, दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, दूसरा है मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। सेम ही प्रोसीजर है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं इन पे। इसमें क्या होता है, एक रैमर होता है। रैमर क्या है, आप हथौड़े, अगर आपने नहीं देखा तो आप हथौड़े से ही रिलेट कर सकते हो। बस नीचे का इसका फ्लैट होता है, ऐसे एक हैंडल लगा होता है, इससे आपको मारना है बार बार। कैसे करना है, इसका वेट होगा 2.6 kg, फ्री फॉल इसका 310 mm होगा। तो क्या होगा, सोइल को हम 3 लेयर्स में फिल करेंगे सैंपल बनाने के लिए। एक लेयर में सोइल फिल करी, इसको 25 टाइम्स इस रेमर से आप मारोगे जिसका वेट 2.6 kg है। इसके बाद दूसरी लेयर भरोगे, 2/3 तक फिल हो गया, आप फिर से इसको करोगे और थर्ड टाइम फिर से 3 लेयर्स में आप इसको फिल करोगे और वाटर कंटेंट को वेरी करते रहोगे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि माउल्ट का साइज 100 mm है, डाया और इसकी हाइट है 127.3 mm। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ में ये आपका है वाटर कंटेंट और ये यहाँ पर आपका है रोडी। आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, वाटर कंटेंट बढ़ाने पे बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, उसके बाद डिक्रीज होने लग जाता है।
ये जो वाटर कंटेंट है जिस पर हमें ड्राई मास डेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है, इसको बोला जाता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। और ये जो होता है इसकी वैल्यू होती है रो डी मैक्स, यानी मैक्सिमम ड्राई मास डेंसिटी हम इतनी अचीव कर सकते हैं इस सोइल की। और इस कर्व को बोला जाता है कॉम्पैक्शन कर्व। रो डी का आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ फॉर्मूला आई होप याद होगा, ये होता है। तो कहीं पर भी सैंपल आप उसकी मास डेंसिटी अगर निकाल लो तो रो डी आप इस तरीके से निकाल सकते हो, या फिर रो डी आपने निकाल ली तो आप रो उससे निकाल सकते हो। यहाँ पर अब आपको एक ये लाइन दिख रही होगी 100% सेचुरेशन लाइन, जिनको जीरो एयर वर्ड लाइन भी बोला गया है। इसको आपको अच्छे से समझना है। क्या है कि चैप्टर 1 में हमने पढ़ा सेचुरेशन, तो सेचुरेशन से हमारा वहां पे क्या मतलब था कि हमने इतना वाटर ऐड कर दिया कि सारे के सारे वॉइड्स हैं वो अब वाटर से फिल हो गए हैं। वहां पे हम सोइल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं कर रहे थे, सोलियम का वॉल्यूम एज इट इज ही रहेगा। जिन वर्ड्स में एयर थी वहां पर अब वाटर आ गया है। बट यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, वीए को जीरो कर रहे हैं और जो वॉइड्स जहां पर एयर प्रेजेंट थे हम उनको खत्म कर रहे हैं, सोइल का टोटल वॉल्यूम में रिडक्शन कर रहे हैं। तो वाटर वाले तो वर्ड्स एज इट इज है, जो भी एयर वाले वर्ड्स थे हमने उन सबको खत्म कर दिया। थ्योरेटिकली मैक्सिमम कॉम्पैक्शन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कॉम्पैक्शन में हम एयर ही बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सोइल को हम इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट कर दें कि सारे के सारे एयर वर्ड्स खत्म हो जाए, तो प्रैक्टिकली इस चीज को अचीव नहीं किया जा सकता, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ये। तो 100% सेचुरेशन तो ये है, बट कब है, जब वीए को आपने जीरो कर दिया है, उन वर्ड्स को आपने खत्म कर दिया है। तो इसलिए इसको जीरो एयर वर्ड लाइन या 100% सेचुरेशन लाइन भी बोलते हैं। और आपको दिख रहा होगा कि 16 का अगर वाटर कंटेंट है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर जो मास डेंसिटी ड्राई वाली अचीव कर रहे हैं वो तो ये है, और जीरो एयर वर्ड लाइन में जो हमें मिल रही है वो ये है। यानी थ्योरेटिकल तो मैक्सिमम इतनी, जैसे ये रो D1 बोलूँ मैं इसको, तो रो D1 थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई मास डेंसिटी है जो हम अचीव कर सकते हैं अगर हम सॉइल के सारे एयर वर्ड्स को खत्म कर दें। बट हम ऐसा कर नहीं सकते। प्रैक्टिकली हम कितना अचीव कर सकते हैं, इस मॉइस्चर कंटेंट के कोरस्पॉन्डिंग हम ये मैक्सिमम डेंसिटी है जो कि अचीव कर सकते हैं। तो जीरो एयर वर्ड लाइंस क्या होगी, इस तरीके से प्लॉट होगी। इस पर भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगर इसकी हम बात करें तो गिवन वाटर कंटेंट में थ्योरेटिकल मैक्सिमम डेंसिटी क्या होगा, ऑब्टेंड होगी जब S1 हो जाए आपका। बट ध्यान रहे कि S1 कब होगा, जब हम VA को जीरो कर रहे हैं, VA को VW से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, उसको जीरो कर रहे हैं। अब यहाँ पर मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट होता है दूसरा। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट अभी हमने पीछे पढ़ा, ये मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट है। तो इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, अगर हमें सिंपल कॉम्पैक्शन करना है, जैसे कहीं पे रोड बनाना है, तो हम स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट से उस सोइल की टेस्टिंग करेंगे। बट अगर कहीं पे हैवी कॉम्पैक्शन करना है, जैसे कि रनवे बनाना है कहीं, तो वहां पर आप हैवी कॉम्पैक्शन करोगे, ऑब्वियसली रोड वाले से तो ज्यादा कॉम्पैक्शन करोगे। तो इस टाइप का कॉम्पैक्शन अगर कहीं फील्ड में करना है तो वहां की सोइल टेस्ट की जाती है मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट के थ्रू। सारा प्रोसीजर वगैरह सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा हम कॉम्पैक्टिव एनर्जी जो देते हैं वो यहाँ पर ज्यादा होती है। कैसे देते हैं हम ज्यादा एनर्जी, हैवी हैमर लेते हैं हम, सॉरी रैमर लेते हैं जिसका वेट 4.89 kg होता है। फ्री फॉल 450 mm होता है इसका। 5 लेयर में हम इसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, पहले में 3 में ही कर रहे थे, अभी 5 लेयर में इसको कॉम्पैक्ट करेंगे और ईच लेयर को 25 नंबर ऑफ ब्लोज देंगे। तो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का भी ये फ्री फॉल और ये वेट याद रखना जरूरी है, इसका भी है। अब इसमें कितना टाइम्स कॉम्पैक्टिव एनर्जी होगी पहले वाले के, ये आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि 450 एक फॉल हुआ, एक बार हैमर मारा ये इतना हो गया, कितनी बार हैमर मारा, एक लेयर में 25 बार मारा, टोटल कितनी लेयर थी, 5 लेयर। तो ये कॉम्पैक्टिव एनर्जी हो गई। इसी तरीके से आप स्टैंडर्ड वाले की भी निकाल सकते हो। आई थिंक 2.6 kg था उसका वेट, 310 था उसका फ्री फॉल, 25 इंटू 3। तो आप इस तरीके से भी ये कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैं तो एडवाइस करूंगी कि आप याद रखो इसको, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है और इससे कैलकुलेट करने में आपका टाइम वेस्ट होगा और कैलकुलेटर के बिना दिक्कत भी आएगी। तो यहाँ पर ये आप याद रखें 4.56 टाइम्स होती है इसमें कॉम्पैक्टिव एनर्जी कंपेयर्ड टू स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है बल्किंग ऑफ सैंड। हमने देखा कि जैसे जैसे वाटर कंटेंट इंक्रीज करते हैं ड्राई मास डेंसिटी में इंक्रीज होता है और मैक्सिमम में पहुंचने के बाद डिक्रीज होने लग जाती है। लेकिन सैंड में थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिलता है। इनिशियली जब वाटर कंटेंट इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर रो डी इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होती है।
और ये इसलिए होता है कि इनिशियली ड्राई सॉइल में, ड्राई सैंड में जब वाटर ऐड किया जाता है, तो ये वाटर है ये सॉइल के पार्टिकल्स के चारों तरफ ऐसे मेनिस्कस बना लेता है, एक लेयर बना लेता है और सॉइल के पार्टिकल्स को पास-पास नहीं आने देता। इसके कारण क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाता है और रो डी आपका होता है ms/v। तो वॉल्यूम बढ़ने के कारण आपका रो डी कम हो जाता है। मॉइस्चर कंटेंट को जैसे-जैसे हम इंक्रीज करेंगे, 4 टू 5% के आसपास ये वॉल्यूम में इंक्रीज होगा, ये मैक्सिमम होगा, उसके बाद डिक्रीज होने लग जाएगा। और इस फिनोमिना को बोला जाता है बल्किंग ऑफ सैंड। सैंड में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और 4 टू 5% के बाद अगर हम वाटर कंटेंट को फर्दर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। रोडी है वो आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम रोडी है वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंक्रीज होने लग जाएगा। तो इसमें एक तो बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और दूसरा ये वैल्यू 4 टू 5% काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। बिल्डिंग मटेरियल में भी ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वहां पर भी हम सैंड के साथ डील करते हैं और सोयल मैकेनिक्स में भी बनता है। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन। अगर एग्जामिनर ने कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनाने हो थ्योरेटिकली, तो वो यहाँ से मिलेंगे आपको एग्जाम में। वाटर कंटेंट का हमने देखा कि कैसे वाटर कंटेंट को चेंज करने से ड्राई मास डेंसिटी में चेंज होता है। कुछ इस तरीके के साथ चेंजेस हमें मिलते हैं कि ये बढ़ाते रहने पे मैक्सिमम पहुंचेगा और फिर डिक्रीज होने लग जाएगी रोडी। नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन। कितना कॉम्पैक्टिव एनर्जी हमने प्रोवाइड करी है सैंपल को, वो भी इफेक्ट करेगा कि कितना कॉम्पैक्शन हुआ है, कितना ड्राई मास डेंसिटी मैक्सिमम हमें मिल रहा है वो। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कंपेरेटिव ग्राफ। हमने देखा था स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा था। उसके बाद दूसरा ये जो है मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट है, उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। अब एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रोडी किसका ज्यादा होगा और ओएमसी किसका ज्यादा होगा। रोडी जो है उसकी बात करते हैं पहले। आपको समझ आ रही होगी ये चीज कि अगर कॉम्पैक्टिव एनर्जी ज्यादा मैंने प्रोवाइड करी, ज्यादा एफर्ट डाला कॉम्पैक्ट करने के लिए, तो ऑब्वियसली कॉम्पैक्शन ज्यादा होगा, पार्टिकल्स ज्यादा पास पास आ जाएंगे और इसके कारण मुझे रोडी मिलेगा, वो ज्यादा मिलेगा मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में, जो आपको यहाँ पर डायग्राम में भी दिख रहा है। रोडी मैक्सिमम ये था स्टैंडर्ड वाले का, और ये रोडी मैक्सिमम है आपका मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट का। साथ ही ओएमसी में कैसे चेंजेस होंगे, तो ओएमसी में क्या था, हम वाटर जो ऐड कर रहे थे वो एज ए लुब्रिकेंट एक्ट करने के लिए ऐड कर रहे थे, ताकि पार्टिकल्स हैं वो स्लाइड कर जाए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इजीली एक कॉम्पैक्ट पोजीशन में आने के लिए। लेकिन अगर मैं एनर्जी ज्यादा लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट करने के लिए, तो मुझे लुब्रिकेंट पे उतना डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट है, उसमें कम मॉइस्चर कंटेंट पर भी मैं रोडी मैक्सिमम अचीव कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं, रोडी मैक्सिमम स्टैंडर्ड वाले का कम होगा, रोडी मैक्सिमम मॉडिफाइड वाले का ज्यादा होगा। इसी के साथ में ओएमसी स्टैंडर्ड वाले का ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड का ओएमसी ज्यादा होगा, और ओएमसी आपका जो प्रोक्टर वाला टेस्ट है, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट है, सॉरी मॉडिफाइड वाले का आपका कम होगा, क्योंकि इसमें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आपका ये है और इस वाले में ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आपका ये है। तो आपका दिख रहा है स्टैंडर्ड वाले का ज्यादा है। इस पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जाम में। नेक्स्ट आपका आता है टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल पे कैसे डिपेंड करेगा, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स जो है उनको कॉम्पैक्ट करना इजी है, उनमें रोडी की वैल्यू हम ज्यादा अचीव कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर वॉइड्स कम है। जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अगर कंपेयर करें तो कोर्स ग्रेन में कम होते हैं कंपेयर टू फाइन ग्रेन्स। वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड सॉइल या वेल ग्रेडेड और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल को कंपेयर करें, तो वेल ग्रेडेड सॉइल को कॉम्पैक्ट करना इजी है, उसमें जो रोडी मैक्सिमम है वो हम ज्यादा अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होंगे। तो ये बड़े साइज के पार्टिकल्स के बीच में छोटे साइज के पार्टिकल्स आ गए, इनके बीच में फिर और छोटे पार्टिकल्स जो वॉइड्स बन रहे हैं उनमें आ गए। वहीं पर जो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है उसमें सारे सेम साइज के ही पार्टिकल्स हैं, तो वहां पे आपको फिर उतना अच्छे से कॉम्पैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, नहीं अचीव कर पाएंगे हम। यहाँ पर ये एक डायग्राम स्टैंडर्ड है, आपको पता होना चाहिए। काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि आपको ये डायग्राम दे देगा और पूछेगा कि कौन सा है वो, कौन सी सॉइल के लिए ग्राफ है। तो सबसे ऊपर आएगा वेल ग्रेडेड सैंड के लिए, इसकी रोडी मैक्सिमम होगी। उसके बाद है सैंडी क्ले, यानी क्ले है उसके अंदर सैंड है, इसका ये वाला ग्राफ इससे नीचे बनेगा। उसके बाद लो प्लास्टिसिटी की क्ले है तो उसका इससे नीचे बनेगा, और हाई प्लास्टिसिटी की अगर कोई क्ले है
तो उसको कॉम्पैक्ट करना और भी डिफिकल्ट होगा और उसका ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। वहीं पर यूनिफॉर्म सैंड है, उसका ग्राफ सबसे नीचे बनता है, उसका रो डी जो मिलता है वो हमें फाइन ग्रेन्ड सॉइल से भी कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अब जो वॉइड्स है ना उनमें फिल होने के लिए छोटे साइज के पार्टिकल्स नहीं है, ये दिक्कत होती है। मेथड ऑफ कॉम्पेक्शन पे ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। अगर फॉर एग्जांपल क्ले टाइप की सॉइल है तो नीडिंग वाला एक्शन अगर हम करेंगे, नीडिंग एक्शन क्या होता है, जैसे आटा गूंदते हुए आपने गूंदा होगा, देखा होगा किसी को, तो उसमें क्या करते हैं, हम हाथ से ऐसे फोर्स लगाते हैं या अंगूठे से लगाते हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ज्यादा प्रेशर लगा के उसको अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको नीडिंग प्रोसेस बोला जाता है और ये इफेक्टिव होगा अगर क्ले टाइप की सॉइल है तो। दूसरा डायनेमिक एक्शन है वो, और या स्टैटिक एक्शन है, ये सारे के सारे अफेक्ट करेंगे कि कितना कॉम्पेक्शन हो रहा है। दूसरा, अगर कोई हमने एडमिक्सचर ऐड किया हुआ है तो वो भी कॉम्पेक्शन को अफेक्ट करेगा। यहाँ पर एक और डिफरेंट टाइप की सॉइल्स का एक एग्जांपल है जो ये भी आपको पता होना चाहिए, वेल ग्रेडेड सैंड का अगर ये है, लो प्लास्टिसिटी सिल्ट अगर है, अब क्योंकि अगर सिल्ट और क्ले को कंपेयर करना है तो ऑब्वियसली सिल्ट के पार्टिकल्स बड़े साइज के होते हैं कंपेयर टू क्ले, तो उसको कंपेयर करना इजी रहेगा कंपेयर टू क्ले। तो लो प्लास्टिसिटी सिल्ट का ये बनेगा, लो प्लास्टिसिटी क्ले का इसके नीचे बनेगा और हाई प्लास्टिसिटी क्ले का उससे भी नीचे बनेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ कॉम्पेक्शन ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज, कि कॉम्पेक्शन है हमने किया है तो उससे सॉइल की प्रॉपर्टीज कैसे अफेक्ट होंगी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम किसी सॉइल को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो जो एमसी है उस पर हम कॉम्पैक्ट करेंगे, उसके ड्राई साइड में करें, उसके वेट साइड में करें। जैसे ये आपका ग्राफ था और ये ओएमसी है, तो इधर की साइड वाटर कंटेंट रखें या इधर की साइड रखें, ये डिपेंड करेगा कि हमारी जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी है वो किस टाइप की हम चाहते हैं। जैसे कि परमेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ड्राइड साइड ज्यादा होगी या वेट साइड ज्यादा होगी, ये मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कहीं पर अर्थन डैम बनाना है, इसमें मैं बीच में ऐसी सॉइल डालती हूँ जिसकी परमेबिलिटी कम है, वो मुझे क्ले डालना है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर मैं चाहूंगी कि उसकी परमेबिलिटी कम हो, तो कम परमेबिलिटी की मैं इधर की साइड कॉम्पैक्ट करूँ कि इधर की साइड कॉम्पैक्ट करूँ, ये सारी चीजें हमारे लिए जानना जरूरी होता है। तो सोइल की प्रॉपर्टीज को कॉम्पैक्शन कैसे अफेक्ट करता है ये हम समझते हैं। पहला है सबसे पहले कि सोइल स्ट्रक्चर। सोइल स्ट्रक्चर वैसे तो अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस में दिया नहीं है तो हम इसको नहीं कवर कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ। दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है फ्लोक्यूलेटेड, ये फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर है, और दूसरा वाला ये वाला है डिस्पर्स स्ट्रक्चर। डिस्पर्स स्ट्रक्चर में ऐसे एज टू एज ओरिएंटेशन होगा, जबकि इसमें एज का फेस के साथ ओरिएंटेशन होगा, इसको फेस बोलते हैं और इसको एज बोलते हैं। परमेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो एक तो कॉम्पैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही परमेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वॉइड्स कम हो रहे हैं वहां पर। तो इंक्रीज ड्राई डेंसिटी है, रोडी की वैल्यू ज्यादा है, जैसे स्टैंडर्ड और मॉडिफाइड में हमें कंपेयर करना है तो ऑब्वियसली मॉडिफाइड वाले में परमेबिलिटी कम मिलेगी। दूसरा है कि ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम अगर सोइल है उस केस में वाटर कंटेंट को हम इंक्रीज करते हैं तो उसके कारण परमेबिलिटी में हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा, और आपको दिख भी रहा है कि जैसे जैसे हम इधर से इधर की तरफ जाएंगे स्ट्रक्चर फ्लोक्यूलेटेड से डिस्पर्स बन रहा है, तो डिस्पर्स स्ट्रक्चर में परमेबिलिटी कम होगी। और आपको ये भी दिख रहा है कि फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होगा ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम में, तो वहां पर ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम में परमेबिलिटी हमें ज्यादा मिलती है, बट हाँ हम वाटर कंटेंट को बढ़ाते हैं तो परमेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्वेलिंग। स्वेलिंग क्या होता है कि कोई सोइल है उसमें वाटर हम ऐड कर रहे हैं तो उसके कारण वॉल्यूम में जो इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है उसको हम स्वेलिंग बोलते हैं। तो ड्राई साइड की सोइल है उसमें वाटर कंटेंट कम है, वो ज्यादा ड्राई है, वो ज्यादा वाटर को अब्जॉर्ब करना चाहेगी, तो इस केस में ड्राई साइड जो सोइल है उसमें ड्राइनेस ज्यादा होने के कारण उसमें स्वेलिंग हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, वेट साइड में इतनी नहीं देखने को मिलेगी। पोर वाटर प्रेशर की अगर बात करें तो ड्राई साइड ऑफ ओएमसी है, वाटर कंटेंट कम होगा तो पोर वाटर प्रेशर भी कम होगा कंपेयर टू वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम। श्रिंकेज की अगर बात करें तो जितना ज्यादा वाटर कंटेंट होगा श्रिंकेज उतना ही ज्यादा होगा। क्या होता है श्रिंकेज,
कि अगर हम सॉइल को ड्राई कर रहे हैं तो उसमें जो वॉल्यूम में रिडक्शन हो रहा है वो श्रिंकेज है। वेट साइड की सॉइल में ऑब्वियसली ड्राई साइड की सॉइल से ज्यादा वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट ज्यादा है तो श्रिंकेज भी उधर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अगर और इन डेप्थ बनाए जाएंगे तो इस टॉपिक से आपको मिलेंगे। जैसे ईएससी के एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट आता है कंप्रेसिबिलिटी। ये काफी कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होगा तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी और डिस्पर्स में कम होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वॉइड्स, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स है ना, ये एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल फोर्सेस से कनेक्टेड होते हैं यहाँ पर अपोजिट चार्ज होने के कारण, और ये लोडिंग को बहुत अच्छे से रेजिस्ट कर लेते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी इनमें कम देखने को मिलती है कंपेयर टू डिस्पर्स स्ट्रक्चर। फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर किस साइड होगा, अगर मैं डायग्राम बना के आपको शो करना चाहूं तो इस रेंज में आपका फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होगा और इस रेंज में आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर होगा। तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर है, कंप्रेसिबिलिटी कम दिखेगी। डिस्पर्स स्ट्रक्चर होगा वेट ऑफ ऑप्टिमम में इस वाली रेंज में, और यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी में ज्यादा देखने को मिलेगी। लास्ट ये दो टॉपिक बचते हैं, इनमें क्वेश्चंस आपको कम देखने को मिलेंगे, लेकिन समझ लेते हैं हम इनको भी, इजी सा ही है। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप की अगर बात करें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि रेशियो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का, वो ड्राई साइड में ज्यादा होगा। अगर इनका ग्राफ देखें हम एक्सियल स्ट्रेस और स्ट्रेस के बीच में, स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में, तो ड्राई साइड का बन रहा है ये वाला ग्राफ। तो इसका स्लोप आपको दिख रहा है कि वेट साइड वाले स्लोप से ज्यादा है, तो उसका यंग्स मॉडुलस है वो ग्रेटर होगा। शीयर स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो हम नॉर्मल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेंथ के बीच में, शीयर स्ट्रेस के बीच में ग्राफ बनाए तो ड्राई साइड का ग्राफ ऐसा बनेगा, वेट साइड का ऐसा बनेगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि सेम नॉर्मल स्ट्रेस के लिए ये वेट साइड में स्ट्रेंथ है और ये ड्राई साइड में स्ट्रेंथ है। तो ड्राई साइड में शियर स्ट्रेंथ आपको मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। आई थिंक इसका रीजन ये है कि वेट साइड में पोर वाटर प्रेशर ज्यादा होता है और प्रेशर ज्यादा होने के कारण इफेक्टिव स्ट्रेस है वो घट जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंपल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो इस टॉपिक से मिलेंगे। मेथड ऑफ कॉम्पेक्शन, कौन सी टाइप की सॉइल को कौन सी तरीके से हम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। एक होते हैं टेम्पर्स, आप चाहे तो यूट्यूब पे सॉरी गूगल पे जाके एक बार फोटो देख लीजिए, आपने अगर कभी नहीं देखा है ऐसा कोई डिवाइस। जैसा मैंने बताया हैमर के जैसा ही होता है, नीचे एक फ्लैट इसमें एलिमेंट जुड़ा हुआ होता है जिसको आप उठा उठा के पटकते हो सॉइल के ऊपर तो कॉम्पैक्शन हो जाता है। तो टेम्पर्स और इनको रेमर्स भी बोलते हैं। ये कहाँ पर ज्यादा इफेक्टिव होंगे, जहां पर कन्फाइंड एरिया है, यानी कोई बहुत तंग जगह है जहां पर आप रोलर वगैरह नहीं चला सकते, वहां पर आप इनको यूज कर सकते हो। ट्रेंचेज में खाई कहीं खोदी हुई है उसके अंदर इसको यूज कर सकते हो कॉम्पैक्शन के लिए। रोलर्स, रोलर्स हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग टाइप की सॉइल के लिए सूटेबल होते हैं। जैसे कि डायग्राम जो पिक्चर यहाँ पर मैंने दी है उससे हम समझ लेते हैं। ये है, ये तो होता है स्मूथ व्हील्ड रोलर। स्मूथ व्हील्ड रोलर है ये कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव रहता है। ये शीप फुट रोलर है। बेसिकली पहले कोहेसिव सॉइल्स को अगर कहीं पे कॉम्पैक्ट करना होता था तो भेड़ों का एक झुंड लाके उसके ऊपर से चलाते थे, क्योंकि भेड़ के जो पॉइंटेड होते हैं उसकी लेग्स होती हैं वो, और वो जो उसके ऊपर से चलते हैं ना तो नीडिंग एक्शन होता था उसमें, जैसे माटा गूंथते वैसा ही, और कॉम्पैक्ट हो जाती थी क्ले सॉइल। तो ये वाली है ये कोहेसिव सॉइल्स के लिए यूज होती हैं। कोहेसिव सॉइल्स कौन सी होती हैं, जैसे कि क्ले। ये वाला होगा ये सैंड के लिए बेस्ट रिजल्ट देगा आपको, ग्रेनुलर सॉइल जैसे कि सैंड या ग्रेवल। इसमें एक ड्रम ये आगे इसमें रोलर लगा है, एक पीछे लगा है, काफी बार एक साइड दो रोलर भी लगे होते हैं। और ये प्यूनिमेटिक रोलर है, इसमें क्या एक टायर ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये। तो ये दोनों ही कोहेसिव सॉइल्स को भी ये कॉम्पैक्ट कर देगा अच्छे से, और जो ग्रेनुलर सॉइल है उनको भी कॉम्पैक्ट कर देगा। तो ये दोनों के लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर्स होते हैं जो सिर्फ जो ग्रेनुलर सॉइल्स होते हैं उनके लिए इफेक्टिव होते हैं, जहाँ पे हम वाइब्रेशंस देते हैं और उसके कारण सॉइल में हमें कॉम्पैक्शन देखने को मिलता है। तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा कॉम्पैक्शन के चैप्टर से रिलेटेड। जो भी नोट्स में दिया अच्छे से रट लीजिए, रटने वाला समझने वाला हमने समझ लिया है। क्वेश्चंस करिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।